हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल वंस अगेन। आज हम जो है बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 के केस स्टडीज़ को करेंगे, जो हमारे लिए फाइनल एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने में हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी और हम उसे मतलब अटैम्प्ट भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे और मार्क्स भी गेन कर पाएंगे। ठीक है, सो पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से। सो केस स्टडी नंबर फर्स्ट, धीरज इज वर्किंग एज ऑपरेशन मैनेजर। धीरज एक ऑपरेटर बोल सकते हो, जो ऑपरेशन मैनेजर बोल सकते हैं, और इस स्टेटस के ऊपर काम कर रहा है एक टिफको लिमिटेड कंपनी में। और हमने ये बताना है कि वो मैनेजर या इंजीनियर या मैनेजमेंट के कौन से लेवल के ऊपर काम कर रहा है, और हमने इसके 4 फंक्शंस बताने हैं कि वो अपने लेवल के ऊपर काम कर रहा है तो उसके कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। सबसे पहला आपने पढ़ा होगा कि आपके पास जो है मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर। टॉप में क्या होता है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं, सीईओ जिसे बोल देते हैं, सीएफओ, ये सारे ऑफिसर्स इसमें आ जाता है। सेकंड वाले में मैनेजर्स आ जाते हैं, थर्ड में सुपरवाइजरी आ जाते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, राइट। इसी तरह हमने धीरज कौन से लेवल के ऊपर, एक मैनेजर है, दैट मीन्स वो मिडल लेवल के ऊपर काम कर रहा है। तो पहले धीरज का सबसे पहला फंक्शन क्या है कि जो भी टॉप मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज प्लान्स बनाए हैं उसके ऊपर काम करना, उसे फॉलो करना, ये उसका एम होना चाहिए, टास्कों को पूरा करना है। तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, पहली ज़रूरत ये है कि जो भी टॉप मैनेजमेंट ने जो भी उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं, प्लान्स किए हुए हैं, उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड करे, उसमें इंटरेस्ट दिखाए। सेकंड फंक्शन क्या है, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके पर्सनल्स हैं, उन्हें ड्यूटीज़ असाइन करे, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताए ताकि वो उसके ऊपर काम कर पाएँ, टारगेट को अचीव कर पाएँ। थर्ड क्या है, वो मोटिवेट भी करे ताकि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, पर्सनेल हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी हाई लेवल की हो जाए, अच्छे ढंग से वो करें। तो इसलिए उनका काम ये भी है कि उन्हें क्या करे, मोटिवेट करे। एंड उसके बाद लास्ट क्या है, फोर्थ फंक्शन क्या है उसका, कि वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑपरेट करे ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन आउट कर पाए। ठीक है, आगे सेकंड वाली केस स्टडी है, वॉल्वो लिमिटेड्स टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ। एक वॉल्वो लिमिटेड नाम की कंपनी है जिन्होंने एक टारगेट फिक्स किया है कि वो 10,000 शर्ट्स जो है एक मंथ में प्रोड्यूस करेंगी। कम से कम जो है उन्होंने लिखा है एट द कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी होएगी, 100 रुपीज़ होंगी पर शर्ट की। एक प्रोडक्शन मैनेजर है जो कि प्रोडक्शन की पूरी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहा है, उसने एक टारगेट फिक्स किया कि वो ये अचीव करना चाहता है कि जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज़ एक शर्ट के ऊपर आए। डू यू थिंक कि आप ये बोल सकते हो या सोच सकते हो कि आपको पता है कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है इज़ इफ़ेक्टिव, वो यहाँ पे इफ़ेक्टिव है, सूटेबल है, और अगर है तो आपने अपने रीज़न को सपोर्ट करना है। तो कैसे, यस, प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव, वो यहाँ पे इफेक्टिव है बिकॉज ही हैज़ कंप्लीटेड द टास्क, क्योंकि उसने अपने टास्क को कंप्लीट किया। कैसे, क्योंकि उन्होंने सोचा था, टारगेट रखा था कि एक शर्ट को बनाने में 100 रुपए लगे, लेकिन उसने वही शर्ट को बनाने में 90 रुपए लगा दिए, तो वो इफेक्टिव हुआ। इफेक्टिव मीन्स के उसने अच्छे ढंग से रिसोर्सेज का यूज़ करके कॉस्ट जितनी लिमिट टारगेट सेट किया था उसमें फुलफिल किया, राइट। तो कम से कम कॉस्ट लगनी, दैट इज़ इफेक्टिव। तो उन्होंने क्या किया है यहाँ पे जो मैनेजर है, ही हैज़ कंप्लीटेड अ टास्क, उसने टास्क को कंप्लीट किया, अचीव किया गोल को, 10,000 शर्ट्स को प्रोड्यूस करने का। ही इज़ इफिशिएंट, वो इफिशिएंट है, ऑल्सो एज ही हैज़ अचीव द टारगेट एट अ लोअर कॉस्ट। तो इफिशिएंट क्यों है, क्योंकि उसने लोअर कॉस्ट के ऊपर अपने टारगेट को अचीव किया, इसलिए वो इफेक्टिव तो है ही। एक तो उसने टाइम पे काम किया, और दूसरी चीज़ इफिशिएंट इसलिए है क्योंकि उसने कॉस्ट जो है जितनी टारगेट फिक्स किया उससे कम लगाई, लोअर कॉस्ट लगाई। ठीक है, उसमें उन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। आगे थर्ड क्वेश्चन इज,
Just Limited is facing a lot of problems these days। एक Just Limited नाम की कंपनी है जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं आज के दिनों में। एंड इट मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। ये सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, या ये बोल सकते हो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंस हैं जिनका वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। द कंपनीज मार्जिन आर अंडर प्रेशर। जो कंपनी का मार्जिन है वो प्रेशर के कम मतलब अंडर है। एंड द प्रॉफिट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ब्लेम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इसलिए क्या हो गया, प्रॉफिट्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, मार्केटिंग में भी आ रही है। सो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो किसे ब्लेम कर रहा है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है कि जो उन्होंने गुड्स प्रोड्यूस की हैं विच आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, कि वो एक गुड क्वालिटी की गुड्स नहीं है टू मीट कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, जिसके साथ जो है वो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को वहाँ तक पहुँच पाए। ठीक है। एंड द फाइनेंस डिपार्टमेंट ब्लेम्स बोथ। तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग दोनों को ब्लेम कर रहा है फॉर डिक्लाइनिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड बैड मार्केटिंग। एक तो ये है कि जो इतना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस पर उतना रिटर्न नहीं आ रहा, क्योंकि वो किसका काम हो गया, प्रोडक्शन के से रिलेट कर रहा है। तो मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो वो मार्केटिंग के साथ भी बोल रहा है कि इन दोनों का ही ब्लेम है, इनके ऊपर ही है कि ये दोनों ने अच्छे से काम नहीं किया है। सो उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला, व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग। यहाँ पे मैनेजमेंट की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो कि लैक, जिसकी कमी है। जस्टिफाई योर आंसर। तो वो जो भी हमारी क्वालिटी वहाँ पे कमी आ रही है उसको जस्टिफाई करना है कि वो कौन सी है। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेप्ट आइडेंटिफाई इन ए। तो सेकंड ये है, हमने उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है कंसेप्ट की, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया, उसको सॉल्व किया है। वो कौन सी है क्वालिटी। ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर हम एक काम कर रहे हैं बिजनेस में, सो ऑब्वियसली हमें सभी को मिलकर काम करना चाहिए। हम किसी भी चीज़ के लिए दूसरे पर्सन के ऊपर या दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सो एक कंपनी को स्मूथ चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन की, राइट। सो यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है कि उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन लेवल नहीं है। सो क्वालिटी कौन सी लैक हो रही है कंपनी की, कोऑर्डिनेशन। जस्टिफाई करेंगे आंसर को, बिकॉज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंटल एफर्ट्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। क्योंकि जो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, उनके जो एफर्ट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मिलजुल के शांति से एक दूसरे के साथ हारमोनी के साथ जो है वो अचीव करें। एज अ रिजल्ट जिसके कारण जो कंपनी का प्रॉफिट है, मार्केट शेयर है, वो कम होने लगा। ओके। सो उसके बाद क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कंसेप्ट की। पहली जो है कि ग्रोथ इन, अगर कोऑर्डिनेशन होएगी हमारे बिजनेस के में, हमारी कंपनी में ग्रोथ होएगी। सेकंड, फंक्शनल डिफरेंशिएट नहीं होगा, हर चीज़ में उनको पता होना चाहिए, पता होगा कि अगर एक ये पर्सन काम कर रहा है तो हमने उससे कैसे रिलेट करके दूसरा काम करना है। मीन्स के सारे डिपार्टमेंट अपने फंक्शन जो है वो एक साथ मिलके करेंगे, डिफरेंशिएशन नहीं होएगी। एंड थर्ड इज स्पेशलाइजेशन, अगर वो अपने काम को पूरे अच्छे ढंग से करेंगे देन उनमें क्या हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन आएगी, वो अपने काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। आगे फोर्थ क्वेश्चन इज, अमन, अहमद एंड एले आर पार्टनर्स इन डिपार्टमेंट। जो अहमद है, अमन है, अहमद है एंड अली है, ये तीनों पार्टनर्स हैं एक फर्म में अगेंस्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। ये महाराष्ट्र स्टेट में डेयरी प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अमन एक होल्डर है जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट उसने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से लिया गया है, जिसने अपनी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया था बिजनेस स्टडीज़, वहाँ से उसने अपनी स्टडी की हुई है, तो होल्डर है वहाँ का। ठीक है। एंड अहमद हैज़ डन हिज पोस्ट ग्रेजुएशन। देखो हर चीज़ में उन्होंने बताया गया है। अमन के पास जो है किसकी होल्ड है, वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मीन्स कि उसने 12th ग्रेड जो है
वो सीबीएसई बोर्ड से की गई है बिजनेस स्टडीज़ में, उसने एक इलेक्टिव सब्जेक्ट में लिया था। जो अहमद है उसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है इन हिस्ट्री, एंड एली जो है इन डेयरी फार्मिंग। तो एली ने किस में की है? डेयरी फार्मिंग में। वन डे देयर वॉज अ सीरियस डिस्कशन, एक दिन अहमद एंड एली में सीरियस डिस्कशन हो रही थी रिगार्डिंग, किस चीज़ के रिगार्डिंग? नेचर ऑफ मैनेजमेंट के रिलेटेड। सो अहमद आर्ग्यू, अहमद जो है वो आर्ग्यू कर रहा है दैट द मैनेजमेंट वॉज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। वेयर एज एले आर्ग्यू अगेंस्ट इट, एले ने उसमें ये आर्ग्यू किया, इट सेइंग दैट द लीगल एंड मेडिकल प्रोफेशन आर द ओनली प्रोफेशनल्स। तो वो क्या बोल रहा है एले कि जो लीगल या बोलो जिसने लॉ किया हुआ है, दूसरा जिसने मेडिकल किया हुआ है, वो ही एक प्रोफेशन है, बिकॉज दे फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ प्रोफेशन, क्योंकि वही अपने प्रोफेशन की पूरी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। सो अमन ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, तो जो अमन है उसने अपने नॉलेज, जो भी उसकी बिजनेस स्टडीज़ की नॉलेज है उसमें एक्सप्लेन किया the nature of management as a profession to the Ahmad and Ali, explain how Aman would have satisfied both Ahmad and Ali। तो यहाँ पे हमने पहले तो उसने अहमद और एली को अपने नॉलेज, जो बिजनेस स्टडी की नॉलेज है उसके हिसाब से उसने बेसिस के ऊपर उन्हें एक्सप्लेन किया कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का नेचर होता क्या है। फिर हमने ये एक्सप्लेन करना है कि अमन वुड हैव सेटिस्फाई, कैसे वो सेटिस्फाई होगा दोनों, मतलब किस ढंग से उन्हें सेटिस्फाई कर पाएगा। सबसे पहले अमन वुड हैव सेटिस्फाई बोथ, वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है बाय गिविंग फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। कौन सी एक्सप्लेनेशन देता है? सबसे पहले वो बताता है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, हाउएवर इट इज नॉट अ फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन लाइक लीगल। उसने ये बोला मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है लेकिन वो फुल फ्लैज उस तरह से नहीं है जिस तरह से एक लीगल और मेडिकल को बोल सकते हैं या अकाउंटिंग को बोल सकते हैं, बिकॉज इट डज नॉट मीन द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन। इसे हम एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं बोल सकते हैं प्रोफेशन का। एप्लीकेशंस क्या है प्रोफेशन के तौर के ऊपर? अगर मैनेजमेंट को प्रोफेशन ले रहे हैं तो उसके कौन से फीचर्स हो सकते हैं? पहला कि हमने हर चीज़ को वेल डिफाइन करना है, यहाँ पे एल लिखो वेल आएगा, वेल डिफाइंड बॉडी है नॉलेज की। सेकंड, एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी है बिजनेस में। थर्ड, इसमें प्रोफेशनल एसोसिएशंस भी होती हैं, एंड इसमें एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है, हर काम को हमें अच्छे ढंग से करना होता है, एंड एक सर्विस मोटिव उनका ज़्यादा होता है। तो इसलिए उन्होंने ये फीचर बता के जो है एक्सप्लेनेशन दी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फीचर बता सकते हो एज अ प्रोफेशन मैनेजमेंट के क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट इज टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म, अगर हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म को अचीव करना है, द मैनेजमेंट ऑफ भव्या लिमिटेड, जो मैनेजमेंट है भव्या लिमिटेड की, ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू फिजिकल चैलेंज्ड पर्सन, तो वो उन्होंने किन्हें ऑफर दी एम्प्लॉयमेंट की? फिजिकल चैलेंज्ड पर्सन्स को आइडेंटिफाई करना हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को। इट इज ट्राइंग टू अचीव, किसमें कौन से ऑब्जेक्टिव को ट्राई किया जा रहा है अचीव करने के लिए? अपने आंसर को आपने सपोर्ट करना है। सो ग्रोथ, कौन सा फंक्शन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा रहा है? ग्रोथ का। सिंस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज इंक्रीजिंग, एक तो वो अपने एम्प्लॉयज को इंक्रीज कर रहे हैं, इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जिनके साथ उसकी कंपनी की प्रोडक्शन इंक्रीज होएगी। एंड थर्ड, उनकी कंपनी की प्रोडक्शन ग्रोथ जो है वो भी उसके साथ होएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग काम करेंगे प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा होएगी, उतनी ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी, वो मार्केट में सप्लाई कर पाएंगे, सप्लाई करेंगे तो चीज़ें बिकेंगी, बिकने के बाद उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, तो उसके साथ क्या होएगी? उसकी कंपनी की ग्रोथ। Sixth question is B Limited wants to modify the existing product। B Limited ये चाहती है कि वो जो उसके पुराने प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो मॉडिफाई करे, चेंजेस करे। तो CD प्लेयर इन द मार्केट, CD प्लेयर जो है ड्यू टू डिक्रीजिंग सेल, जो CD प्लेयर है मार्केट में वो उनका जो है
ड्यू टू डिस्क्रीज, क्योंकि उसकी सेल कम हो गई है, ठीक है, तो वो उनका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो मॉडिफाई करना चाहते हैं। व्हाट डिसीजन और स्टेप शुड ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट टेक टू गिव एफर्ट टू दिस डिसीजन, इस डिसीजन के ऊपर काम करने के लिए कौन से स्टेप जो है वो हर लेवल जो है मैनेजमेंट की वो लेगी। सो आंसर आएगा आपके पास, ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है ये वाला, ठीक है। सो कंपनी वांट्स टू मॉडिफाई इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सीडी प्लेयर्स इन द मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना चाहती है बिकॉज ऑफ टूडेज डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट, क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो गया है, पहले ऐसे सीडी प्लेयर चलते थे, आज के टाइम पे लोगों के पास अपने लैपटॉप्स हैं, राइट, तो वो सीडी प्लेयर के अलावा वो पेन ड्राइव में चीज़ें डालना शुरू कर दी हैं, उनके पास छोटी छोटी स्मॉल चिप्स आ गई हैं जो मोबाइल फ़ोन में लग जाती हैं, अगर वो मोबाइल फ़ोन में मॉडिफाई हो गए हैं तो उनमें पेन ड्राइव्स वगैरह लग जाती हैं, जिसके कारण सीडीज़ का जो है वो जो चीज़ें हैं ये थोड़ी कम हो गई हैं आज के टाइम पे। सो आज के टाइम पे और क्या चीज़ें हो रही हैं, इसी कारण मतलब ये क्या एक तरह से बोल सकते हैं कि इनोवेशन के कारण जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है उस हिसाब से जो पुरानी चीज़ें हैं उनका ख़त्म हो जा रहा है धीरे धीरे। तो अब जो है यहाँ पे हर लेवल के ऊपर मैनेजमेंट में किस तरह से उन्होंने अपने टास्क को डिवाइड किया है। पहले फंक्शन क्या करेंगे टॉप मैनेजमेंट वाले, दे मस्ट प्लान द टेक्निक ऑफ मॉडिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले जो है ये प्लान करेंगे कि उन्होंने किस टेक्निक के साथ मॉडिफिकेशन करनी है, मॉडर्नाइजेशन लेके आनी है, मॉडर्न चीज़ें अप्लाई करनी है प्रोडक्ट में। एंड दे मे प्लान टू मैन्युफैक्चर डीवीडी प्लेयर, और वो ये भी करेंगे किस तरह से उन्हें डीवीडी प्लेयर को मैन्युफैक्चर करना है, ब्लू रॉ प्लेयर लेके आने हैं टू मॉडर्नाइज द प्रोडक्ट, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर पाएँ, मॉडर्नाइज कर पाएँ। एंड सेकेंड इसमें क्या होगा टॉप मैनेजमेंट का काम, दे मस्ट ऑर्गेनाइज, वो ऑर्गेनाइज करेंगे, असेंबल करेंगे नेसेसरी रिसोर्सेज, जिन रिसोर्सेज की उसे ज़रूरत होएगी उसको, एंड कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स टूवर्ड मॉडर्नाइजेशन, और जिन रिसोर्सेज की उन्हें ज़रूरत होएगी उन्हें वो ऑर्गेनाइज करेंगे, लेके आएंगे, असेंबल करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और अपने एफर्ट्स को हर डिपार्टमेंट में लगा के मॉडर्नाइजेशन में अप्लाई करेंगे। अब मिडिल लेवल का क्या काम होएगा यहाँ पे, दे मस्ट इम्प्लीमेंट द प्लान, वो सारे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेंगे जो प्लान टॉप मैनेजमेंट की तरफ से लेट डाउन किए गए हैं इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और डिवीज़न, वो उन्हें आगे अपने अपने डिपार्टमेंट्स में एक्सप्लेन करेंगे। दे मस्ट इंटरप्रिटेट द प्लान एंड पॉलिसीज टू देयर सबॉर्डिनेट्स, वो अपने सबॉर्डिनेट्स के प्लान्स को मतलब फॉलो भी करेंगे और साथ में जो है क्या करेंगे, उनके ऊपर काम भी करेंगे। उसके बाद लोअर लेवल का और ऑपरेशनल लेवल का क्या काम होगा, दे मस्ट असाइन द टास्क टू द वर्क फोर्स, वो जो है अपने वर्क फोर्स, अपने लेबर्स को, अपने काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो सारे टास्क असाइन करेंगे एंड सुपरवाइज करेंगे, जो भी उन्होंने टास्क दिया है इज़ कैरिड ऑन इन अ राइट डायरेक्शन, उन्हें सही डायरेक्शन जो है उसके बारे में बताएंगे। सेकेंड, दे मस्ट मेंटेन, वो ये भी मेंटेन करेंगे उसकी काम की क्वालिटी क्या है, मतलब उसके ऊपर भी ध्यान देंगे, और वो वेस्टेज कितनी कर रहे हैं उस हिसाब से उनकी रिडक्शन भी करी जाएगी। मीन्स कि ये देखा जाएगा कि कम से कम कैसे रिड्यूस की जा सकती है वेस्टेज, मतलब किस ढंग से ऐसा काम करें कि चीज़ों की वेस्टेज कम हो। बाय द इम्प्रूव करेंगे वेस्टेज को ताकि वेस्टेज कम की जा सके, उन्हें मोटिवेट करेंगे, वर्कर्स की लॉयल्टी उनमें क्या है लेके आई जा सकती है। तो ये वाले काम जो है वो अपने अपने लेवल के ऊपर करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th केस स्टडी है, सोनाली इज द मैनेजर ऑफ अ लार्ज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट फॉर किड्स। सोनाली एक मैनेजर है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बच्चों के गारमेंट्स, बच्चों के कपड़े, एंड शी प्लान्स हर विंटर कलेक्शन इन द मंथ ऑफ अगस्त इटसेल्फ, और वो खुद से ये चाहती है कि वो अगस्त के मंथ में ही विंटर कलेक्शन जो है वो लेके आए, या ये बोले कि वो मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू करे। एंड देन शी इंश्योर्स दैट देयर इज़ द एक्वेडिक वर्कफोर्स, उसको बनाने के लिए उसे एक अच्छी जो है अच्छे ढंग से एक्वायर करनी पड़ेगी, क्या वो है
एक वर्कफोर्स लगानी पड़ेगी एंड शी कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर, जिसके साथ वो कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर सकती है वेदर प्रोडक्शन इज प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, जिसके साथ वो ये है कि अगर वो अलग से वर्कफोर्स लगाएगी तो उसे कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करना, प्रोडक्शन के ऊपर प्रोसीड करना अकॉर्डिंग टू प्लान, ये सारी चीज़ें उसे देखनी पड़ेंगी। एंड शी आस्क द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ये बोल रही है टू प्रिपेयर देयर प्रमोशनल एंड एडवर्टाइजिंग का कैंपेज ऑल्सो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को उसने ये बोला कि वो प्रोफेशनल मतलब उन्हें प्रमोट करने के लिए और साथ में एडवर्टाइज करने के लिए कैंपेन लगाए। सो हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन्ड इन अबव पैरा। अब ये बोला गया है कि आपने अबव पैरा में जो पढ़ा है कि जो आइडेंटिफाई किया है उस मैनेजमेंट के कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करना है। आगे करेक्टरिस्टिक फीचर डज द अबव पैरा हाईलाइटेड, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक बताए गए हैं अबव पैराग्राफ में, उसमें हाईलाइट करनी है। सबसे पहले बात करेंगे इसमें कोऑर्डिनेशन की बात की है, क्योंकि अगर एक उसके हेड ने कोई डिसीजन लिया है ऑब्वियसली उसकी मैनेजमेंट उसके ऊपर काम करेगी, तो वो कोऑर्डिनेशन के साथ ही होगा। सो कोऑर्डिनेशन की बात आ गई, क्योंकि उसने लिखा है कि मॉनिटर करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ लेके आने पड़ेंगे, तो वो सारी की चीज़ें कैसे होंगी अगर उसने प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है ऑब्वियसली विद द कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही है, इट इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स है या एक ऐसा जरिया है जिसके साथ हम सभी फंक्शंस को मैनेजमेंट के क्या कर सकते हैं, बाइंड अप एक साथ कर सकते हैं। इट इज़ अ कॉमन थ्रेड, इसे हम कॉमन थ्रेड भी बोल सकते हैं, दैट रन्स थ्रू ऑल एक्टिविटीज सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस एक्सेट्रा। तो ये एक ऐसा कॉमन थ्रेड है जिसके साथ हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ को रन कर सकते हैं। जिस तरह से परचेज डिपार्टमेंट अपनी कर सकता है, प्रोडक्शन अपनी, सेल्स अपनी, फाइनेंस अपनी, मार्केटिंग अपनी, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना फंक्शन प्ले कर सकता है टू इंश्योर कॉन्टिन्यूटी इन द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि इन चीज़ों के ऊपर वो इंश्योर हो जाए कि जो भी वो काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो कॉन्टिन्यूटी में है या नहीं। सो कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन, इसे हम मैनेजमेंट का कोई सेपरेट फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। एंड इट इज़ एसेंस, ये मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होएगी तो कोई काम प्रॉपर से नहीं होगा। सो इसे इम्प्लीमेंट करना, इसे इन हैड मतलब एक साथ लेके आना, जहाँ इसे लाके इम्प्लीमेंट करना, यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है एक मैनेजमेंट में। सो अभी इसमें और क्या क्या है हमने आगे पढ़ना है। सो कोऑर्डिनेशन में टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, टॉप मैनेजमेंट प्लान करेगी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो अकॉर्डिंग टू दीज प्लान, इन प्लान्स के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है इंश्योर्स टू डेवलप एंड स्टाफ्ड, उसी हिसाब से उसे अपना स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा और स्टाफ को अपॉइंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दीज प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान, और हमें प्लान के हिसाब से जो है अपने जो भी प्लान उन्होंने टारगेट फिक्स किया होगा, प्लान किया होगा, उसके हिसाब से हमें एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, डायरेक्शंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। एनी डेविएशन बिटवीन द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज करेक्टेड एट द स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग की स्टेज के ऊपर हर चीज़ में हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को मेज़र करना पड़ेगा, डेविएशंस देखनी पड़ेंगी और उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यू प्रोसेस है। इट बिगन्स एट अ प्लानिंग स्टेज, ये प्लानिंग स्टेज से ही शुरू हो जाती है, जब तक कंट्रोलिंग की स्टेज नहीं आ जाती तब तक। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। H Tech Limited is a company producing IT सर्विसेज। एच लिमिटेड जो है वो एक टेक लिमिटेड कंपनी है। एच टेक लिमिटेड वो एक कंपनी है जो कि IT सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है। द कंपनीज प्रॉफिट्स आर एनफ फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ।
पहले एच टेक लिमिटेड नाम की कंपनी है जो कि आईटी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। सो जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो इनफ हैं सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ के लिए। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी विल लीव दैट, वो ये बिलीव करती है दैट अ सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज क्रिएट्स आ सेटिस्फाइड कस्टमर। तो मैनेजमेंट जो है कंपनी की इसमें बिलीव करती है कि अगर एम्प्लॉयज़ जो है वो सेटिस्फाई होंगे तभी वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। हु इन टर्न्स क्रिएट प्रॉफिट, उसी के हिसाब से जो है हमें शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई प्रॉफिट जो है वो प्रोवाइड कर पाएंगे। सो इट पेज कॉम्पिटेटिव सैलरी, वो कॉम्पिटेटिव सैलरी एंड पर्क्स जो है अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। ऑल द एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी, जिसके कारण सारे एम्प्लॉयज़ खुश हैं। वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन में काम भी कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अपनी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग सेंस बनाई है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करेंगे साथ में। इट हैज़ सेटअप एन इंजीनियरिंग कॉलेज, और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज को भी सेटअप करेंगे जिसमें 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, जिसमें 1/3 गर्ल्स होंगी। टू होम, जिन्हें कंपनी जो है 50% स्कॉलरशिप्स देगी। इज द मैनेजर ऑफ एच टेक लिमिटेड फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को इसके साथ फुलफिल कर सकता है? अपने आंसर को जस्टिफाई करे। यस, जो मैनेजमेंट है एच टेक लिमिटेड की, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स जो तीनों हैं उन्हें फुलफिल कर पाएगा। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो इसके साथ में क्या कर सकता है? फुलफिल कर सकता है। आगे, गोविंदा लिमिटेड एज हाईली रेपुटेटेड कंपनी, एक गोविंदा लिमिटेड बहुत ही ज़्यादा हाई रेपुटेटेड गुडविल वाली कंपनी है जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए कंपनी में, और जो कि बाउंड कर रही है टुगेदर किसके साथ? हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स में। एंड एवरी इंडिविजुअल जो है इन हायरार्की मीन्स कि एक चेन में है, ठीक है, एक चेन में काम कर रहा है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क, ताकि वो अपने टास्क को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर पाए। And Mr. Goranga is responsible for welfare and survival of organization। एक मिस्टर गौरंगा है जो रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वेलफेयर एंड सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं। एंड उसने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल को फॉर्मुलेट किया है, स्ट्रेटजीज बनाई है अचीवमेंट्स के लिए। तो मिस्टर नित्यानंद जो है वो इंश्योर कर रहे हैं कि आउटपुट की क्वालिटी क्या होएगी, उसे मेंटेन करके रखते हैं। मटेरियल का जो वेस्ट है वो मिनिमाइज्ड हो उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो उसमें भी मेंटेन कर रहे हैं। एंड मिस्टर सेंटेन असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो मिस्टर सेंटेन जो है जहाँ पे मिस्टर जो सेंटेन हैं वो नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन कर रहे हैं पर्सनल मीन्स के एम्प्लॉयज़ को, और उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं ताकि डिज़ायर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। तो एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर मिस्टर गौरंगा, मिस्टर नित्यानंद एंड मिस्टर सेंटाना वर्किंग इन गोविंदा लिमिटेड के? ये तीनों बंदे कौन कौन से पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं? अपने आंसर को जस्टिफाई करना हमने। सबसे पहले मिस्टर गौरंगा इज वर्किंग, वो टॉप लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वेलफेयर एंड सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, स्ट्रेटजीज को बनाता है जिससे उसने अचीव करना है। तो कौन डिसीजन लेता है गोल्स के? टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो मिस्टर गौरंगा का कौन है? वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहा है। सो मिस्टर नित्यानंद जो है वो काम कर रहा है लोअर लेवल के ऊपर, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ आउटपुट को मेंटेन कर रहा है, मिनिमाइज करता है मटेरियल्स के वेस्टेज को, और जो है सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करके रखता है। तो जो मिस्टर सनातन है वो वर्किंग करता है मिडल लेवल के ऊपर, क्योंकि वो
सभी ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन करता है अपने एम्प्लॉयज़ को और उन्हें मोटिवेट करता है ताकि डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके. Now go to the next. Next is the management of Vrinda Limited strongly believe that जो वरिंदा लिमिटेड की मैनेजमेंट है वो स्ट्रांगली इन चीज़ों में बिलीव करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं शुड वर्क टूवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि वो इस चीज़ में काम करें कि वो कॉमन जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उन्हें अचीव किया जा सके. सो दिस रिक्वायर्स टीम वर्क, जिसमें उसे टीम वर्क की, इंटीग्रेशन की, एफर्ट्स की, सभी इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो एक साथ जो है अपने एफर्ट्स लगाएं. डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी. दिस इज़ बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल, क्योंकि हर एक पर्सन, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, एक दूसरे के रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए. सो मैनेजर नीड्स टू रिकॉन्सिलिंग, तो मैनेजमेंट जो है, जो मैनेजर है, उन्हें रिकॉन्सिल करना ज़रूरी है. डिफरेंसेस इन अप्रोच, टाइमिंग, एफर्ट, इंटरेस्ट, क्योंकि उनके एफर्ट, उनकी टाइमिंग, उनके इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें उन्होंने साथ में देखनी है. एट द टाइम इट शुड एनेबल ऑल इट्स मेंबर टू ग्रो एंड डेवलप, सेम टाइम के ऊपर ये उनके लिए जानना अनेबल है कि सारे जो मेंबर्स हैं वो किस तरह से ग्रो करें और डेवलप करें. दस देयर इज़ अ नीड टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल, तो उनके लिए ये ज़रूरी है अगर वो अपना खुद का गोल अचीव कर पा रहे हैं जिसके साथ वो क्या कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी क्या करेंगे, अचीव करेंगे. सो हमने यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन सा कंसेप्ट आइडेंटिफाई किया ऊपर. सेकंड, उसके 3 फीचर बताने हैं कंसेप्ट के. थर्ड, आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है मैनेजमेंट का कौन सा मतलब कौन सी करैक्टरिस्टिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है. पहले कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली अगर उन्होंने काम करना है, मैनेजर्स को हर डिपार्टमेंट, हर इंडिविजुअल की ज़रूरत है तो उन्हें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है. तो उसके फीचर क्या होंगे, पहले ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट करना पड़ेगा उन्हें इंटरेस्ट के लिए. फिर कोऑर्डिनेशन में उन्हें यूनिटी दिखानी पड़ेगी काम करने के लिए ताकि बाइंडिंग अप, हर डिपार्टमेंट जो है एक दूसरे के साथ बाइंड हो सके. और कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो कि प्लानिंग स्टेज से लेके कंट्रोलिंग तक उन्हें करना ही पड़ेगा एक कंपनी को स्मूथ रनिंग के लिए. सो उसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चंस हो गए. थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कौन से करैक्टर के बारे में बात करी जा रही है, मैनेजमेंट के करैक्टर क्या है, नेचर कौन सा करैक्टर बताया गया है, फीचर. मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि ग्रुप में काम करना पड़ेगा. तो उसमें एक्सप्लेन कैसे करेंगे. एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स होते हैं जो कि एक साथ काम करते हैं टीम स्पिरिट में, कोऑर्डिनेशन में, एक गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के. इज इट क्लियर. आगे आई थिंक आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपने किस तरह से जो केस स्टडीज उन्हें अटेम्प्ट करना है. नाउ गो टू द 11th क्वेश्चन. Sanjana is the branch manager of ABC Handicraft Private. सो एक प्राइवेट लिमिटेड ABC हैंडीक्राफ्ट है जिसमें संजना एक ब्रांच मैनेजर है. द कंपनीज objective is to promote the sales and the Indian handloom and handicraft product. तो जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो प्रमोट करे एंड जो सेल करे इंडिया के हैंडलूम, हाथ से बनी हुए जो प्रोडक्ट्स हैं. सो इट सेल्स फैब्रिक, और फैब्रिक को सेल करती है, फर्निशिंग करती है और रेडीमेड्स हाउस होल्ड आइटम्स को लेके चलती है. एंड आर मेड आउट ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक, जिसमें पुराने टाइप के ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक्स का यूज़ किया जा रहा है. संजना डिसाइड्स क्वांटिटीज एंड वैरायटीज, वो क्वांटिटी, वैरायटी, कलर, टेक्सचर और अबव आइटम जो है उन सभी में देखती है और एलोकेट करती है रिसोर्सेज को जितने भी फॉर देयर परचेज फ्रॉम द डिफरेंट सप्लायर, जो कि अलग अलग सप्लायर से परचेज करके वो असेंबल करती है.
एलोकेट करती है और उसने एक टीम डिज़ाइनर्स की अपॉइंट की हुई है, क्राफ्ट पीपल भी कंपनी में अप्लाई किए हुए हैं एंड वो डेवलप सम प्रिंट्स फॉर बेड कवर के लिए कुछ प्रिंट भी उसने डेवलप किए हैं ब्राइट कलर ऑन सिल्क के लिए एंड ऑल दो दे लुक्ड वेरी इम्प्रेसिव, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा देखने में इम्प्रेसिव नज़र आता है। दे आर मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं वो। देन दे हैड प्लान टू सेल, जिसके साथ वो जिन कलर्स के साथ, जिन फैब्रिक्स के साथ वो सेल करना चाहती है। एवरेज कस्टमर कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट, एवरेज जो है नॉर्मल पर्सन उसे नहीं खरीद सकता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। प्रेजिंग देयर एफर्ट, उनके एफर्ट्स को प्रेज करते हैं। संजना सजेस्ट डैट, संजना ये सजेस्ट करती है दे शुड कीप द सिल्क बेडशीट फॉर स्पेशल ओकेजन, वो स्पेशल ओकेजन के लिए सिल्क बेडशीट कवर बनाएगी, जैसे दिवाली क्रिसमस के लिए। और ऑफर द कॉटन बेड कवर, और कॉटन बेड कवर के लिए उनके पास ऑफर होंगी फॉर रेगुलर बेसिस के लिए, जिसके ऊपर वो कॉस्ट जो है वो अंडर कंट्रोल होएगी। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फंक्शन जो है वो संजना परफॉर्म करेगी। पहला प्लानिंग, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। प्लानिंग में क्या है, संजना ने ये डिसाइड किया कि वो क्वांटिटी देखेगी, वैरायटी देखेगी, कलर देखेगी, टेक्सचर देखेगी अब आइटम्स का, तो वो प्लानिंग हो गई। आगे है ऑर्गेनाइजिंग में वो हर एक रिसोर्स को परचेज करके अलग अलग सप्लायर से एलोकेट करेगी। स्टाफिंग, वो हर टीम मेंबर को अपॉइंट करेगी, एक टीम डिज़ाइनर्स की अपॉइंट करेगी और क्राफ्ट पीपल की अपॉइंट करेगी कंपनी में। डायरेक्शन, वो प्रेज करेगी उनके एफर्ट्स को और जो सजेशन भी देगी कि वो ये सजेशन दे रही है, डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रही है उन्हें कि सिल्क बेड शीट जो है वो कवर वो स्पेशल ओकेजन के लिए होंगी। कंट्रोलिंग क्या है, उसने ये भी ऑफर किया है कि जो कॉटन बेड कवर्स हैं वो रेगुलर बेसिस के लिए होंगे, जिसमें वो रेलिवेंट कॉस्ट जो है वो बेयर करेगी और एवरेज पर्सन जो उसे खरीद सकते हैं। ठीक है, सो दे वर मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि दूसरे जो है जो सेल करने के लिए प्लान किए गए हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कंपेरेटिव टू नॉर्मल। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन इज XYZ पावर लिमिटेड सेटअप अ फैक्ट्री। XYZ एक पावर लिमिटेड जिसने एक कंपनी को, एक फैक्ट्री को सेटअप किया जिसमें वो सोलर लैंटर्न जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। जो रिमोट विलेजेस हैं, मतलब ऐसे एरिया जो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं हम सिटी एरिया से दूर हैं, मतलब फार अवे हैं, वहाँ से दूरी पे ज़्यादा हैं। एज देयर वॉज नो रिलायबल सप्लाई, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की इतनी रिलायबल नहीं है सप्लाई उसे रूरल एरियाज़ में, तो जो रेवेन्यू अर्न की जाएगी कंपनी की तरफ से वॉज सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट, वो कॉस्ट कवर करने के लिए सफिशिएंट होएगी, रिस्क को कवर करने के लिए भी। तो जो लैंटर्न्स की डिमांड है वो वॉज इंक्रीजिंग डे बाय डे, वो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। सो कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हाई सेल्स। सो जब उन्होंने देखा कि वो उसकी सप्लाई बढ़ती जा रही है तो उसके कारण उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ज़्यादा हाई सेल के लिए जनरेट करेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगी। फॉर दिस, जिसके लिए दिस डिसाइडेड कि वो ज़्यादा लोगों को अपॉइंट करे फ्रॉम द नियर बाई विलेजेस, अपने साथ वाले विलेजेस से, एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम ऑफर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है जिनके पास, ताकि इन आर अवेलेबल, जिन एरियाज़ में कम है वहाँ से वो एम्प्लॉयज़ को लेके आए। सो कंपनी आल्सो डिसाइड, उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि ओपन स्कूल्स एंड जो क्लासेस है वो बच्चों के लिए वहाँ पे क्लासेस लगाएं, कोचेस दे जिसके साथ वो काम कर पाएँ और पढ़ पाएँ। हमने यहाँ पे मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है और एक्सप्लेन करना उसे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में ये है कि कंपनी इज फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, किस तरह से वो कर रही है। ठीक है, सो नाउ अवर फर्स्ट इज, मतलब हमने वहाँ पे वॉल्यूम देखनी है, कौन सी वैल्यू यहाँ पे क्रिएट की जा रही है। सो आंसर हमारा है कंपनी इज फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन सा, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करें, कंपनी दोनों को अचीव कर रही है, सोशल भी और ऑर्गेनाइजेशन भी।
तो ऑर्गेनाइजेशन में वो सर्वाइवल कर रहे हैं, प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, ग्रोथ भी कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव, अगर सर्वाइव की बात करेंगे तो जो HYZ है उसने एनएफ रेवेन्यू अर्न किया। सो कंपनी के प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट हैं कवर करने के लिए कॉस्ट एंड रिस्क को। सिंस जो डिमांड है लैंटर्न्स की वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो इसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया वो प्रोडक्शन को ज़्यादा जनरेट करेंगे और एक्सप्लॉयट करेंगे ग्रोथ, मतलब अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी कंपनी में उन चीज़ों को। ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? सोशल ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नियर बाय विलेजेस हैं यहाँ पे बहुत कम जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वहाँ पे जो है इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा और उन्हें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी। एंड ये भी उसने डिसाइड किया कि बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कुछ कोचिंग सेंटर्स एंड ओपन स्कूल्स भी खोले जाएंगे, यहाँ पे वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने किस चीज़ों के बारे में क्या सीखा, वॉल्यूम क्या है? सबसे पहले ये है कि प्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ गई। सेकंड चीज़ उन्होंने कंसर्न किया एनवायरनमेंट के साथ। थर्ड उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर को निभाया। एंड आगे क्यूमिनेटिव डेवलपमेंट बाय द ओपनिंग स्कूल्स एंड हियरचेस फॉर स्टूडेंट्स, और बच्चों के लिए कम्युनिटी सेंटर और डेवलपमेंट सेंटर भी खोले। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम सिर्फ 12 केस स्टडीज़ करेंगे। इन माय नेक्स्ट वीडियो हम 12 अगली जो है वो 13 ऑनवर्ड्स जो है वो करेंगे। ठीक है, सो ताकि आपको अच्छे ढंग से थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सी वेट करनी पड़ेगी आपको, वो आपको नेक्स्ट डे आपके लिए आ जाएगी। सो बाय टुमारो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी इसी केस स्टडीज़ के लिए। थैंक यू सो मच।